नमस्कार। आज चौपाल में हमारे साथ हैं द ग्रेट वॉरियर, राज्य आंदोलनकारी और युवाओं के आशा के प्रतीक, बेरोजगारों के लिए निरंतर संघर्षरत भाई रविंद्र जुगरान जी। रविंद्र जुगरान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डीएवी कॉलेज में छात्र राजनीति में डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में और उसके बाद निरंतर संघर्ष के प्रतीक के रूप में देहरादून के लोग, उत्तराखंड के लोग रविंद्र जुगरान को जानते हैं। रविंद्र जुगरान का चेहरा देखते ही बेरोजगारों के चेहरे में एक आशा की किरण जाग जाती है। ऐसा व्यक्तित्व इस ग्रेट वॉरियर का है और आज हम उनका चौपाल में स्वागत करते हुए उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। पहले तो इस राज्य निर्माण 25 वर्ष का जो ये उत्तराखंड हुआ है, इस पर चर्चा करने चाहेंगे रविंद्र जुगरान जी आपसे कि इस 25 वर्ष को आप उत्तराखंड के किस रूप में देखते हैं। मैं 25 वर्ष के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सत्यता बोल गई तो लोग कहते हैं कि इतनी नेगेटिविटी क्यों है, लेकिन फैक्ट्स पे तो बात करनी पड़ेगी। तथ्यों पे, आंकड़ों पे, धारणा जो है, पब्लिक परसेप्शन क्या है, वास्तविकता क्या है, अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो फिर हम बेईमान कहलाए जाएंगे और हम बेईमान कहलाए जाना कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको ईमानदारी के, सत्य के पथ पर चलना ही होगा। देखिए, आप स्वयं राज्य निर्माण आंदोलन के एक प्रमाणिक हस्ताक्षर रहे हैं। तथ्यान्वेषण कमेटी जिसको कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो 94 से 2000 के बीच में आपके पास ही सारे वो तथ्य रहे, आपने ही वो एकत्रित किए। तो 25 साल उत्तराखंड के जो आशाएं, जो आकांक्षाएं, जो सपने कि राज्य बनेगा तो हम इसको मॉडल स्टेट बनाएंगे, आदर्श राज्य बनाएंगे। आदर्श राज्य इसलिए भी बोलते थे कि पर्वतीय प्रदेश के लोग जो हैं, कमोबेश अन्य इलाकों से सीधे, सरल, भोले, ईमानदार, मेहनतकश, बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही अच्छे चरित्र के लोग माने जाते थे। इसलिए कहते थे कि हम इसको मॉडल स्टेट बनाएंगे। तो ये कौन सा मॉडल स्टेट बना है? हम करप्शन में कहीं पीछे नहीं है 25 साल में। हम यूपी के बारे में जो कहा करते थे, पता नहीं हम यूपी से करप्शन में कितने पीछे हैं या कितने आगे हैं, ये तो पब्लिक बेहतर जानती है। जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के 25 वर्ष की यात्रा के हैं, तो हमने एक तो सबसे पहले यही सोचा था कि हम इसको मॉडल स्टेट बनाएंगे। ये नारे हमेशा लगते थे कि हम इसको ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, पर्यटन प्रदेश बनाएंगे, ये जड़ी बूटियों का प्रदेश बनेगा और पलायन शून्य होगा। लेकिन अगर हम इन सब पैमानों पर बातचीत करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र की मैं बात करूंगा, क्योंकि देहरादून, हरिद्वार और तराई जो है, उधम सिंह नगर, ये तो पहले से ही कंफर्टेबल, अच्छी स्थिति में थे पहाड़ के बनिस्पत। तो अगर हम पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमने कौन सा मॉडल, हमने पहाड़ का मॉडल तो अभी तक हम अपनाया ही नहीं है। क्योंकि पहाड़ का जो मॉडल अपनाया जाता अगर, तो इतनी भारी संख्या में जो पलायन हुआ है, राज्य बनने से पहले तो होता ही था, लेकिन राज्य बनने के बाद तो और ज्यादा बढ़ा है। और ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। स्टेट बनने के बाद हम कहते हैं कि सैकड़ों गांव घोस्ट विलेजेस हो गए, भूतिया गांव हो गए। तो हमको बड़ी उम्मीद थी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सरकारी रोजगार के अलावा यहाँ पैदा करेगा स्टेट। लेकिन उस दिशा में भी हम आगे ना बढ़ के, हमने जो हमारा पारंपरिक उद्योग था, रोजगार के साधन थे, खेती बाड़ी या पशुपालन, हमारी जड़ी बूटी दोहन, हमारा कुटीर उद्योग, अब तो लोग खेती करना भी छोड़ ही रहे हैं लगभग। लगभग अगर आप पिछले 25 वर्षों के आंकड़े निकालेंगे हर 3-4 साल के, तो ये पाएंगे कि लैंड भी बंजर हो रही है
और लोगों की जो खेती करने के प्रति जो उत्साह था उसमें भी भारी कमी आई है। अब लोगों के पास भी अनेक इसके पीछे गिनाने को कारण है। लोग कहते हैं साहब जंगली जानवरों का भय इतना हो गया, खेती करना बिल्कुल घाटे का सौदा हो गया, जो है सूअर आ जाते हैं, बानर आ जाते हैं, जंगली जानवर आ जाते हैं, हमारी खेती चौपट करके चले आते हैं। तो अगर इसको एक लाइन में कहें कि 25 वर्ष की यात्रा कैसी रही, तो मैं यही कहूंगा कि राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुरूप शायद अभी हमारी सोच भी विकसित नहीं हो पाई है। पहाड़ खाली हो रहे हैं, पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के कंपैरेटिवली कमजोर हुआ है। मुझे अच्छी तरह से याद है, उत्तराखंड बनने से पहले उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले थे उनके मुख्यालयों पे जो बेस हॉस्पिटल होते थे, यानी सबसे बड़े अस्पताल, वहां सभी प्रकार के डॉक्टर्स उपलब्ध होते थे। वो गायनी का हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, सर्जन हो, फिजिशियन हो, हड्डी का डॉक्टर हो, ऑर्थो, सब डॉक्टर्स वहां उपलब्ध रहते थे लगभग। लेकिन जैसे 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 उत्तराखंड 25 वर्ष का हुआ, आज स्थिति ये पहुंच गई है इन 25 वर्षों में कि सारे अस्पताल, सारे मेडिकल कॉलेज रेफर सेंटर बन गए हैं। और पहाड़ का जो वासी है, पहाड़ का जो निवासी है, हमारा बच्चा हो, जवान हो, महिला हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, वो केवल जो है गैरसैंण से चलते चलते रेफर होते होते देहरादून में धक्के खाता है, और उधर पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत होते हुए हल्द्वानी में धक्के खाता है। तो जो बचने की स्थिति में होता है वो हल्द्वानी और देहरादून पहुंचते पहुंचते मरणासन स्थिति में पहुंच जाता है। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है। हमारी एजुकेशन, हम कहते हैं कि हमने बहुत कर दिया, आंकड़ों में अगर कहें तो डेवलपमेंट हुआ है, गिनाने को भी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, रोड का नेटवर्क बड़ा है। कहीं ना कहीं अगर हम तराई की इंडस्ट्री गिना देंगे तो साहब देखिए सिडकुल के माध्यम से उधम सिंह नगर और देहरादून और हरिद्वार में तो कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। पर वहां नौकरी किन परिस्थितियों में पहाड़ का नौजवान कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, क्या उसका वेतन है, क्या उसकी कंडीशन है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला नौजवान जो शुद्ध वायु लेता था, शुद्ध जल, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध अनाज, शुद्ध वनस्पति का सेवन करता था, शुद्ध वातावरण में रहता था, गभरू जवान होता था, फौज के लिए फिट था, वो इन स्थानों में आते आते जो है सिकुड़ के बिल्कुल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करते करते अब बीमार के रूप में। तो 25 वर्षों की यात्रा बहुत उत्साहजनक नहीं है। हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब वो समय आएगा कि राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्रों का विकास होगा, जब रिवर्स पलायन होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हम अपने पारंपरिक उद्योग जो हमारे थे, पशुपालन, खेती, हॉर्टिकल्चर, वानिकी आदि आदि पे फोकस करेंगे, जैसा कि दुनिया के तमाम वो विकसित देश कर रहे हैं जिनकी भूगोल, संस्कृति तो नहीं कहूंगा, जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां हमारी जैसे। वहां व्हाइट रिवॉल्यूशन आ रखे हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, वहां व्हाइट रिवॉल्यूशन है। अरे उनकी परिस्थितियां भी तो हमारी जैसी है, और हम तो उनसे बहुत एडवांटेजियस उस स्थिति में है, क्योंकि उनके यहाँ एक ही तरह के वन है, हमारे यहाँ मिश्रित वन है। उनके यहाँ जड़ी बूटी नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ संजीवनी से लेकर सारी जड़ी बूटियों का हम भंडार है, हिमालय में बैठे हैं हम। तो बहुत उत्साहजनक नहीं है, लेकिन हमको निराश नहीं होना है। समय आएगा जब इन सब चीजों पे भी उसी भाव से, उसी मनोयोग से, उसी संकल्प से राज्य निर्माण की मूल अवधारणा को क्या कहते हैं, स्वरूप देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ग्रेट वॉरियर इस सब के लिए किसको जिम्मेदार मानता है? देखिए, पहली जो जिम्मेवारी है असेंबली की है, लेजिस्लेचर की है। नीति निर्धारण किसका काम है? सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, ए बी सी कोई भी रही हो, मिक्स रही हो, विशुद्ध रही हो, क्या कहते हैं, गठबंधन की रही हो, किसी के सहयोग से चल रही हो, सारी की सारा हमारा जो लेजिस्लेचर है डे 1 से लेके आज तक, मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण की मूल अवधारणा थी क्या। क्या पहाड़ एडवांटेजियस स्थिति में आया है? पहले से उसके अच्छे दिन आए हैं
और अगर खराब दिन आए हैं तो भाई कैसे आए, क्यों आए, इसके लिए लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल है और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। पब्लिक ने अपना सर्वोच्च शहादत दे के संघर्ष करके राज्य दे दिया। उन्होंने इलेक्शंस हुए, कभी ए को चुना, कभी बी को चुना, कभी सी को चुना। तो ये लेजिस्लेचर की ड्यूटी है, पॉलिसी फ्रेमवर्क, योजना क्या बनाएंगे, योजना मेकिंग है नहीं, प्लानिंग मुझे यहाँ दिखती नहीं है। प्लानिंग कमीशन इस स्टेट में फंक्शनरी है भी या डिफंक्ट है पिछले 25 सालों से, ये समझ से परे है हमको। जबकि कोई भी सरकारें रही हो, भारत सरकार से पैसा मिलता रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने रिसोर्सेज हैं, फिर भी हमारा सारा का सारा पैसा जो है प्लान नॉन प्लान का कहाँ खर्च हो जाता है पता नहीं चलता। हम करप्शन में अब बहुत पीछे नहीं है पिछले 25 सालों में, और करप्शन यहाँ कैंसर के तरह जो है वो घर करते जा। तो ग्रेट वॉरियर से ये जानना चाहेंगे कि उनके मन मस्तिष्क में यदि कभी उन्हें ऐसा अवसर मिलता है तो वो क्या करना चाहेंगे। हालांकि ग्रेट वॉरियर जो है किसी राजनीतिक लबादा में कैसे फिट हो पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है। और मैं समझता हूँ उनके चाहने वाले तो ये चाहते हैं कि कभी ऐसा अवसर इस ग्रेट वॉरियर को मिले कि जो इतना व्यापकता से उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया है, उस व्यापकता में कहीं गिलहरी के रूप में वो कुछ कर सकें। तो क्या रूप देखते हैं आप? देखिए, रूप जहां तक देखने की बात है, राजनीतिक लबादा, ये पता नहीं पिछले 4 दशक से ये परसेप्शन क्यों बन रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर सरकार होती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर या लीडर सच ना कहे, मतलब तो अगर वो सच कहे तो परसेप्शन ये होता है, लोग अरे आप तो अपनी सरकार के विरोध में। अरे हम सरकार के विरोध में कहाँ हैं, हम जनहित की, जनता के हित की, अपने स्टेट के हित की बात को उठा रहे हैं। वो पार्टी प्लेटफॉर्म हो, गवर्नमेंट का मंच हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, अरे देश हो या राज्य हो, हम पहले इस देश के नागरिक हैं, इस स्टेट के नागरिक हैं। राजनीतिक दलगत राजनीति तो उसके बाद आती है। हमारी सारी उत्तरदायित्व अपने स्टेट के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है और उसके बाद कोई गवर्नमेंट आती है। तो पब्लिक को भी अपने परसेप्शन को, अपनी धारणा को परिवर्तित करना होगा। मैं देखता हूं 4 दशक पहले तो पार्लियामेंट के अंदर भी किसी की भी गवर्नमेंट रही हो और जो पार्लियामेंटेरियंस हो या लेजिस्लेटर्स हो, वो अपनी सरकारों के समय ही इतने महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान आकर्षण करके दबाव भी बनाते थे, और उस समय के जो चीफ मिनिस्टर्स होते थे या प्राइम मिनिस्टर होते थे या सेंट्रल मिनिस्टर होते थे, वो उसको एक्नॉलेज करते थे और पीठ थपथपाई जाती थी उन लोगों की जो इस तरह की चीजों को संज्ञान में लाते हैं। तो मैं केवल, आपका जो प्रश्न था कि बड़ा सिंपल सा है, ये स्टेट, हम सब पॉलिटिकल पार्टी ये कहती हैं, सारी गवर्नमेंट्स ये कहती हैं कि वंचित, शोषित और दलित को हम टॉप प्रायोरिटी देंगे, पहला कमिटमेंट उसके प्रति है। तो इस स्टेट के प्रति भी जो एरिया सबसे पिछड़ गया है, जो पिछड़ा हुआ है, जो अति पिछड़ा है, फिर जो थोड़ा ठीक है, फिर जो बहुत ठीक है, तो सारा फोकस और प्रायोरिटी और प्लानिंग, आखिर खाली ये उत्तराखंड नहीं है, खाली देवभूमि कहने से काम नहीं चलेगा। हम बॉर्डर स्टेट हैं। चीन जो है आज पाकिस्तान को बैकअप कर रहा है, कितने ओपनली बैकअप कर रहा है हम देख रहे हैं, और चीन से हमारी हजारों किलोमीटर की सीमाएं लगी हुई हैं। कभी वो पिथौरागढ़ में उसके सैनिक घुस जाते हैं, कभी चमोली जिले में, कभी उत्तरकाशी जिले में, कभी नॉर्थ ईस्ट में घुस जाते हैं। तो हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। तो हमारे उत्तराखंड स्टेट की जो आवाम है, हमारे जो नागरिक हैं, हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे बॉर्डर गांव हैं, वो हमेशा प्रसन्न चित्त, खुश रहने चाहिए, सेटिस्फाइड रहने चाहिए। उनके अंदर कोई निराशा का, हताशा का, नेगेटिविटी का भाव नहीं रहना चाहिए। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र को, हिल्स को, हाईलैंडर्स को फोकस करना पड़ेगा। पॉलिसी मेकिंग उनके लिए हो कहां रही है, कहां पॉलिसी बनी है 25 वर्ष के अंदर? मुझे बताइए कि इस 25 वर्षों में, उससे पहले भी और अंग्रेजों के जमाने भी, रोजी रोटी का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी होता था। आज भी वही है। जबकि हम आईटी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, परंपरागत उद्योग में, हम टूरिज्म के अब कोई एक आयाम नहीं है, टूरिज्म के
2 दर्जन से भी आयाम है मेडिको टूरिज्म से इसको जोड़ते हुए। इतने एडवेंचर टूरिज्म से हम जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस और प्लानिंग पे अगर जोर दें और पर्यावरण के साथ इको फ्रेंडली समन्वय बना के चलें, हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं रह सकता। इतनी क्षमताएं हैं, लेकिन क्यों पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड का हर आदमी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ ही क्यों ध्यान दे? अरे भाई, हमारे पास तो दुनिया भर के दूसरे रास्ते हैं। हमारे पास जो मानव संसाधन है वो दूसरे टाइप का है, उसकी जो समझ है, सोच है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, उसका जो अनुभव है, उसका ज्योग्राफी भौगोलिक परिस्थितियों से जो तारतम्य है, तो हम नई दिशाओं की ओर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हम वही परंपरागत चीजें जो देश में चल रही हैं या उत्तर प्रदेश के जमाने में चल रही हैं, उन्हीं पर हम केंद्रित हैं। हमको अपना फोकस हटाना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा। और आपको, हमको या किसी भी आदमी को जो ये कहता है कि राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुरूप प्रदेश का विकास नहीं हुआ और वो अचीव हमने नहीं किया, तो केवल इतना ही काम करना है हमको कि फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, किन लोगों के ने होना चाहिए, क्या पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, उस पर हमको डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो रिजल्ट्स 5-7 साल में दिखने शुरू हो जाएंगे और 10 साल में हम किसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे। जुगरान जी, ये बताइए कि संसदीय लोकतंत्र में जो विकास का रास्ता है, जितना व्यापकता से आपने पूरे राज्य की तस्वीर रखी, तो विकास का रास्ता या तो संसद से होकर जाएगा या विधानसभा से होकर जाएगा। और ये सबने देखा है कि जहाँ जहाँ क्रांतिकारी संघर्षशील लोग रहे हैं, वो विधानसभा और लोकसभा में पहुँचना उनके लिए बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन काम था। एक उदाहरण शर्मिला इरोम का है। करीब 10 साल 20 साल वो लगातार भूख हड़ताल पे बैठी है, और जब वो चुनाव लड़ी तो मात्र 90 वोट उसको मिल पाए। तो जो राजनीतिक माहौल है, इस पर क्या सोचते हैं आप कि जनता संघर्ष करने वाले लोगों को क्यों नहीं भेज पा रही है विधानसभा या लोकसभा के अंदर? देखिए, जनता के पास जनता माहौल देखती है, जनता वातावरण से प्रभावित होती है, जनता अनेक बातों से प्रभावित होती है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ क्योंकि हर दूसरे या तीसरे घर से एक फौजी निकलता है, चाहे वो सेना का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, या पैरामिलिट्री का हो, या एसएसबी का हो, तो यहाँ माहौल थोड़ा सा दूसरा होता है। ऐसा नहीं है, संघर्ष करने वाले लोगों को हम अगर देखें तो 47 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 1980 तक देश की पार्लियामेंट में भी और विधानसभाओं में भी जो लोग फ्रीडम फाइटर आज़ादी के आंदोलन में रहे या उसके बाद आंदोलन में रहे, उन्होंने नेतृत्व भी किया है। चाहे वो हिमती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के अंदर रहे हों फ्रीडम फाइटर, चाहे नारेंद्र तिवारी जी रहे हों, या गोविंद वल्लभ पंत जी रहे हों, या उसके बाद भी और लोग रहे हैं। तो संघर्षों से निकले लोगों ने भी मुकाम पाए हैं, और वो जब उन्होंने वो जो मुकाम पाए, तो उनके समय के जो किए हुए काम हैं वो आज भी बड़ी मजबूती के साथ टिके हुए हैं, खड़े हुए हैं। उनको उद्धृत किया जाता है, उदाहरण किया जाता है। आज भी हम देखते हैं गाये बगाए दिन में एक आध बार स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की चर्चा उत्तराखंड में हो ही जाती है, किसी चाय के यहाँ या नाई के यहाँ या किसी चौराहे पे या किसी डिबेट में, क्योंकि काम इतने ऐतिहासिक किए हुए। तो ऐसा नहीं है, संघर्ष करने वालों को सही समय पे उनका राइटफुल जो अधिकार है, उनके प्रति उनका जो क्लेम है वो मिलता है। और हम आशावादी हैं निश्चित रूप में। और राजनीति के जो आयाम हैं हर 3 दशकों में बदलते रहते हैं। 47 से सन 80 की राजनीति कुछ और थी, 80 से 2000 की राजनीति देश में कुछ और हुई। 2000 जब मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी का टेन्योर रहा, उस पीरियड की राजनीति कुछ और रही। अटल जी के समय पर कुछ और रही, और जब मोदी जी का टेन्योर आया है तो राजनीति कुछ और हुई है। तो ये हर 2 दशक या 3 दशक में इसका स्वरूप बदलता है, इसके आयाम बदलते हैं, और लोग बहुत मैच्योर हो गए हैं। हम पब्लिक को बहुत मैच्योर है, वो समझती है उनके हित में क्या है। लेकिन जब दंगल में 2 पहलवान लड़ते हैं तो पब्लिक दाव तो अमूमन जीतने वाले पे ही लगाती है, कम से कम देखती है कि कौन जो है फाइटिंग कैपेसिटी में है। तो लंगड़े घोड़ों पर तो पब्लिक कभी भी कोई भी होशियार उद्योगपति या जागरूक जनता नहीं लगाती। तो जुगरान जी, आपने तो हमारे कई सवालों को किल कर दिया।
क्योंकि हमने तो बहुत टुकड़ों में आपसे कई सवाल पूछने थे, पर आपने इतनी व्यापकता अपने विचारों में प्रकट कर दी, हमारे जो कई सवाल पूछे जाने थे वो भी किल हो गए। पर एक बात और पूछी जा सकती है आपसे कि सरकारों का, कोई सरकार रही हो, सबका दावा है कि पर कैपिटा इनकम, कभी कोई कहता है 1,70,000 करोड़ लाख हो गई, कोई कहता है 2 लाख हो गई, कोई कहता है 2.25 लाख हो गई। और वार्षिक योजना एक जमाने में 900 करोड़ की थी, आज 75,000 करोड़ की हमारी वार्षिक योजना है। वो अलग बात है कि 75,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा भी आज उत्तराखंड के ऊपर है। इसको किस रूप में देखते हैं? ये विकास आप कहते हैं नहीं हो पाया, तो क्या ये विकास नहीं हो पाया? देखिए, मैं गुस्ताखी नहीं करूँगा, बहुत क्लियर कट। आप हमारे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, अनेक मामलों में आपका सानिध्य हमें मिला है। जिस दिन से ये स्टेट बना है और आज 25 वर्ष हो गए, कमोबेश स्टेट की पब्लिक का परसेप्शन और धारणा रही है, ये रहा है कि उत्तराखंड में मित्र विपक्ष की परिपाठी चलती रही। लेकिन मुझे बहुत आघात हो रहा है कहते हुए कि पिछले 5-7 साल से उत्तराखंड में मित्र विपक्षी नहीं, विपक्ष मृत विपक्ष यहां पर बैठा हुआ है। विपक्ष की आवाज नाम की चीज नहीं है, विपक्ष पैनीधार बिल्कुल नहीं है। आपने जो पर कैपिटा इनकम या वार्षिक बजट का वार्षिक आकार है उसकी बात कही, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन ये राज्य बना था और प्रथम मुख्यमंत्री स्वामी जी बने थे, तब से लेकर आज तक सैकड़ों गुना 100 टाइम्स जो है बजट का आकार बढ़ा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आंकड़े मेरे पास तो नहीं है। तथ्यान्वेषण कमेटी के चेयरमैन रहने के बाद आपकी एक अच्छी आदत है कि कॉलेज के दिनों से ही लेकर आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, आंकड़ों पे बात करते हैं। वो आपकी यूनिक सेलिंग प्राइस कह लीजिए या आपकी आदत में वो शुमार है। उसके अलावा बजट का आकार बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी हुआ है, इसमें कोई, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम आप कह रहे हैं, पर कैपिटा इनकम में फिर बात वही आ जाती है कि नीचे तराई के 3 जनपद और ऊपर जो पर्वतीय क्षेत्र के 10 जनपद हैं, जिसके लिए ये उत्तराखंड बना था, आंदोलन हुआ, शहादतें हुई, संघर्ष हुआ और ऐतिहासिक रहा सब कुछ। वो देश के पटल पे नहीं, दुनिया के पटल पे वो ऐतिहासिक है। और दुर्भाग्य है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं पाया, तमीज से नहीं हुआ, प्रॉपरली नहीं हुआ, उस भाव से नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ उसको भी अगर आप पूछेंगे तो हम बता देंगे क्यों नहीं हुआ। लेकिन बजट का आकार निश्चित रूप में बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में जब हम समग्र रूप से देखेंगे तो जो 10 पर्वतीय जनपद हैं उनकी पर कैपिटा इनकम में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर 3 जनपद तराई के हम हटा दें तो फिर पर कैपिटा इनकम तो कितना 10% बढ़ा होगा, 20% बढ़ा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। और बढ़ती महंगाई और उसके अनुपात में, उस प्रपोर्शन में भी बहुत ही मामूली ग्रोथ पर कैपिटा इनकम में हुई। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि उत्तराखंड का बेरोजगार, उसके चेहरे में आपका नाम सुनते ही, आपकी शक्ल देखते भी एक बहुत चमक आ जाती है। तो बेरोजगारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, बेरोजगारों की कोई गलती नहीं है। बेरोजगार इस सिस्टम से 25 साल से परेशान हुए। नरेंद्र तिवारी जी की सरकार से लेके आज तक हमेशा कोई ना कोई कमियां भर्तियों में, नियुक्तियों में, पारदर्शिता का अभाव, करप्शन के इश्यूज उठते रहे हैं पटवारी भर्ती घोटाले से अब तक। वो तो ठीक है कि नरेंद्र तिवारी जी जैसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत चीजों को बहुत बारीकी से समझते थे। आरोप लगने पे सीधे सीबीआई इंक्वायरी, दूसरी स्टेट की सरकार हो भले ही सेंटर में, लेकिन अगर जहां सीबीआई इंक्वायरी रेकमेंड करना है वहां सीबीआई इंक्वायरी को भी रेकमेंड कर देते थे। तो लेकिन उनके जमाने से अब तक हुए हैं। भले ही वर्तमान सरकार ने अपने सेकंड टर्म में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरा प्रयास और कोशिश करी है और एक करारी चोट जरूर मारी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे नियुक्तियों में, पारदर्शिता रहे, और जो लोग रैकेट के रूप में इन सब धंधों को कर रहे हैं वो सलाखों के पीछे भी गए हैं। बावजूद इसके जो बेरोजगार है उत्तराखंड का बहुत त्रस्त रहता है,
त्रस्त इसलिए रहता है कि हमारे यहाँ ये परिपाटी बन गई कि अगर आज की डेट में कोई एडवर्टीजमेंट आता है नौकरी के लिए, विज्ञप्ति, तो अमूमन उसका ज्वाइन करते करते 3.5-4 साल निकल रहे हैं, लेकिन अभी हमने देखा है 5-7 सालों में 2.5 साल में भी ज्वाइनिंग मिली है। कोर्ट में लिटिगेशंस हो जाते हैं, कोई जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बेरोजगार, क्योंकि छितरावा समुदाय है, वो पूरे स्टेट में फैला हुआ है, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी में वो एन ब्लॉक नहीं बैठा है, तो अमूमन विधायक हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो, वो ये देखते हैं यार ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी का तो है नहीं, तो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तो मेरी फितरत बड़ी डिफरेंट है, मेरे संज्ञान में या मेरी नॉलेज में स्वयं आ जाए या कोई ले आए, एक बार वंस एक कमिटमेंट अगर उनके साथ हो गया तो उनको उसकी चिंता नहीं होगी, लेकिन मैं जब तक गोल अचीव नहीं कर लेता, उसके परिणाम जो हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है, नियम है, नियमावली है, प्रक्रिया है, उसके तहत अगर नहीं मिलते हैं तो मैं लगातार लगा रहता हूं। मुझे कोई संकोच नहीं होता सरकार किसकी है किसकी नहीं है, मुझे उनके साथ न्याय दिलाना है। तो शायद हमारी 35-36 वर्ष की जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक, शायद पिछले 5-7-8 सालों में उत्तराखंड के बेरोजगारों को शायद ये रियलाइज हुआ हो, या उन्होंने स्वीकार किया हो कि हाँ ठीक है, रविंद्र जुगरान वो व्यक्ति है जिसके पास हम आंख बूंद के पूरे विश्वास के साथ, क्रेडिबिलिटी, साख, शायद हमारी कुछ साख में इजाफा हुआ या साख बन गई हो, या वो हमको सबसे ज्यादा क्रेडिबल समझते हो। चाहे मुझे कोर्ट भी जाना पड़े, स्वयं अपनी पिटीशन फाइल करने पड़े पब्लिक इंटरेस्ट, तो मैं बेरोजगारों के लिए जाता हूं, मैं गया हूं उनके लिए। तो शायद बेरोजगारों को, लेकिन दूसरा पहलू बड़ा दुखद है, किसी भी विभाग में अगर 100 वैकेंसीज निकलती हैं, 1 लाख लड़का उनको, बेरोजगार आदमी उनको अप्लाई करने वाला है, तो 99,900 लोग अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सिलेक्शन तो 100 का ही होना है ना, तो 99.9% बेरोजगार अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी उम्र, अपना पेशेंस लूज कर जाता है। सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट इस स्टेट में यह है कि हमने जो अंग्रेजों के जमाने से जो सरकारी रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज थी, 25 साल बाद भी वहीं तक सीमित है। हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, स्किल के क्षेत्र में आगे कदम नहीं बढ़ाए हैं। इसके कारण वो जो लड़का 32, 34, 35 और 40, क्योंकि 42 की उम्र तक हम जो है अप्लाई कर सकते हैं सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड में, तो 40 साल तक आते आते ना उसकी शादी हो पाती है, अगर शादी हो पाती है तो ठीक भी नहीं चलती है, क्योंकि वो तो रोजगार पे है ही नहीं है, और वो अपना कितना 20-22 साल खराब करता है। तो बशर्ते सरकारी रोजगार पे निर्भरता हो, ये सिस्टम की ड्यूटी है, गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है, लेजिस्लेचर की ड्यूटी है, पॉलिसी मेकर्स की ड्यूटी है, वो उनके लिए वैकल्पिक रास्ते शुरू करें, जो हाई स्कूल और इंटर के 18 साल की उम्र में उनको पता चल जाए कि आने वाले 3 सालों में उनको कौन सा रोजगार करना है, 20 साल तक वो उनका रास्ता क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारे नौजवान, हमारे शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगार साथी जो हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उस पर मैं खरा उतरूं। चलिए, हम धन्यवाद करते हैं ग्रेट वॉरियर का। उन्होंने बहुत व्यापकता से अपने किसी भी विषय को और किसी भी क्षेत्र को उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा, और बहुत व्यापकता से, बहुत विस्तार से अपने तमाम विचारों को प्रकट किया। उनका एक बार फिर धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया? उड़ जाए।